क्या किसानों को इतना समय है कि अपना खेत छोड़ के और दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ सके? क्या इस देश में इस गठबंधन के साथ वही चल पाएगा जो इस देश के बारे में सोच पाएगा? जो इस देश का नागरिक है उसको अधिकार है, उसको अधिकार है, वो झंडा फहरा सकता है, चाहे लाल किला हो चाहे वो अपना खेत में हो। जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको विपक्ष में रह के इस देश को मजबूती की ओर ले जाना था, ना कि किसी लाल बत्ती के चक्कर में आपको ये निर्णय लेना था। हम लोग तो लगातार उत्तर प्रदेश के 80 सीटों के रुझानों को किस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तमाम चीज़ें आपके सामने लाने की हमारी चुनावी सफ़र की इस मुहिम में लगातार हम आपके सामने बहुत सारी खबरें गोरखपुर से लेकर अलग अलग सूबों से और ज़िलों से आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में हिंदुस्तान का एक बड़ा महानगर जहां से स्वतंत्रता की लड़ाई भी शुरू हुई थी, वहां से लोकसभा की लड़ाई किस तरह का रुख अपनाएगी, उन्हीं तमाम चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारी न्यूज़ नेटवर्क टीम पहुंची है मेरठ में। हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे कैमरे के सामने एक बड़े प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं। उनसे हम सवाल करेंगे क्योंकि वो महज अपने मेरठ में ही नहीं, आसपास के सूबों में, ज़िलों में भी अक्सर करके जब कभी एक कार्यकर्ता के रूप में ज़रूरत पड़ती है कांग्रेस को, वो मौजूद होते हैं। तो सीधा उनसे सवाल जवाब करेंगे और पहुंचाएंगे उनकी ज़हनियत आप तक। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ नेटवर्क में। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले अपना पूरा परिचय दें और अपना पद भी बताएं हमारे लाखों व्यूअर्स को। मैं पंडित तरुण शर्मा, मेरठ जिला महासचिव मेरठ कांग्रेस में काम कर रहा हूं बहुत दिन से, बहुत समय से, और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी हम लोग पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम प्रतिक्रिया चाहते हैं आपकी शर्मा जी कि जिस तरह से कल एक घोषणा हुई है एक सीट शेयरिंग को लेके, अगर हम कहें तो बीजेपी के पास हमेशा एक कटाक्ष रहा है। बीजेपी ने कहा कि जो अभी तक गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का फैसला नहीं कर पाए वो इलेक्शन क्या लड़ेंगे, तो इस पर आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है, उसके बारे में बताएं। देखिए, आने वाले समय में इस देश को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो विपरीत दिशा में एक हवा चल रही थी, मुझे लगता है अब उस पर विराम लगने का समय आ गया। आम जनता हर मुद्दे पे परेशान है। मुझे लगता है आने वाले समय में जिन पार्टियों का गठबंधन हुआ है, जिन राष्ट्रीय पार्टियों का गठबंधन हुआ है, एक अच्छी विचारधारा को लेके हम लोग मजबूती से, विषय ये नहीं है कि हमको कितनी सीट मिली है, विषय ये नहीं है कि सपा ने हम लोगों को कितनी सीट दी है, विषय ये है कि इस लोकतंत्र को कैसा बचाया जाए। मुझे लगता है ये जो गठबंधन हुआ है, चाहे 2 लोगों का गठबंधन हुआ है चाहे 4 लोगों का गठबंधन हुआ है, हमें पूरा विश्वास है इस देश की जनता इस गठबंधन को जीत के मुहाने पर पहुंचाने का काम करेगी। अच्छा, इससे पहले आप देखते हैं कि लगातार पिछले जो है, अगर हम 1 महीने का पूरा सिनेरियो देखें तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 सीटों पर मामला अटका दिया। उन्होंने क्विट करने की कहीं ना कहीं उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करी। उसके बाद परसों भी एक अल्टीमेटम आया, तब जाके कल एक मीटिंग के अंदर सपा का और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, वरना अखिलेश यादव ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि हम कांग्रेस में, यानी कि अभी जो न्याय जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें बिल्कुल भी हम समर्थन नहीं करेंगे। एक वो मीडिया के अंदर बयान आया उसके बाद, तो कहीं इस बात से लग रहा है कि अंदरूनी मामला जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर है कि अखिलेश जी का और राहुल जी का भी अंदरूनी मामला बेहतर नहीं है, लेकिन आप पार्टी के बहुत करीबी हैं, तो क्या आपको लगता है ये पक्ष का मतलब क्या आपका जवाब रहेगा मौजूदा सरकार के प्रवक्ताओं के लिए? देखिए, 2024 का बहुत बड़ा चुनाव है। इस देश को एक मजबूत, चाहे जीडीपी की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, कमेरी की बात हो, किसी की भी बात हो, इस देश में इस गठबंधन के साथ वही चल पाएगा जो इस देश के बारे में सोच पाएगा। जो लोग व्यक्तिगत राय रखते हैं, चाहे वो किसी भी दल का मुख्यमंत्री रहा हो, किसी भी दल का बड़ा नेता रहा हो, जो लोग व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है राजनीति करना चाहते हैं, वो तो दल से बाहर, वो तो गठबंधन से बाहर हो चुके हैं। गठबंधन के साथ वही लोग रहेंगे जो इस देश की विचारधारा को आगे ले जाने का काम करेंगे। अच्छा, यानी कि अगर हम कहें तो अभी तक जितने भी ये 5 से 7 लोग गठबंधन से बाहर हुए हैं और इंडिविजुअली लोगों ने भी जो समर्थन छोड़कर जो है और कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में गए हैं, और वो तमाम लोग जिन पर जो है बहुत सारे मुकदमे चल रहे थे, अगर मैं नाम लिस्ट शुरू करूँगा तो बहुत सारे, और फिर उसके बाद भाजपा के अंदर आने के बाद वही तमाम मुकदमे कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी में चले जाते हैं, ईडी शांत हो जाती है, उनके खिलाफ मुकदमे बंद हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये सब किस तरह से देख रहे हैं लोकतंत्र की, अगर हम एक दिशा निर्देश तय करने की
की कोशिश करें तो? मुझे लगता है मुझे इस पे कहने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया बखूबी जानती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जिन लोगों को ईडी और सीबीआई से बचना है आज वो अपने घरों में बैठे हैं, चाहे वो बहन जी हो, चाहे कोई और दल के नेता हो, वो सारे लोग साइलेंट। अब तक 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, क्यों नहीं घर से निकले? कौन निकला इस देश में, इस सड़कों पर? आम आदमी के साथ में कौन निकला कंधे से कंधा मिलाकर? किसने मजदूरों की बात करी? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी निकले। उन्होंने कहा मुझे जेल में डालो, जल्दी से जेल में डालो और मैं जेल जाने को तैयार हूं। कभी तो जेल से बाहर आएंगे। जेल के अंदर भी बैठ के हम लोग अनशन पे बैठ के इस देश में गरीबों की आवाज उठाते रहेंगे। अच्छा, एक अहम बात और भी है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर एक बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो इस यात्रा के अंदर तमाम वो चीज़ें जो राहुल गांधी के बयान हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। और आज की अगर हम बात करें तो दोबारा शायद मैं अपने शब्दों में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आज एक बयान को और कोट करने की कोशिश की गई है और उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं को नशेड़ी कह दिया। आपने शायद सुना होगा। तो काफ़ी लोगों ने जो है अभी स्मृति ईरानी का बयान देखिए, उन्होंने कहा कि भाई उनके घर के अंदर जो है वो खुद सबसे ज़्यादा जो है वो शराब का सेवन होता है। उनके घरों में कौन सी ऐसी नशे की चीज़ें जो नहीं होती है, वो उत्तर प्रदेश के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं। जबकि उनका तात्पर्य क्या था वो थोड़ा सा क्लियर करें हमारे मीडिया के माध्यम से। हालांकि मुझे इस बयान की जानकारी नहीं है जो आप कह रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा। मैं व्यक्तिगत किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, भले ही किसी सत्ता का कोई नेता हो। मुझे लगता है मुझे टिप्पणी नहीं। चलिए हम बता देते कि आज सुबह का एक बड़ा बयान जो कहीं ना कहीं पक्ष की तरफ से एक बड़ा बयान आया था। हालांकि उसके संदर्भ में राहुल गांधी ने बिल्कुल क्लियर करा है कि मेरा कहने का मतलब वो था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार की एक मजबूत लॉ एंड ऑर्डर होने के बावजूद भी हजारों जो युवा है बेरोजगारी से त्रस्त होकर नशे की तरफ जा रहे हैं, जिसको कहीं ना कहीं भाजपा ने और भाजपा के प्रवक्ताओं ने कोड किया और कोड करके उन्होंने इस पूरे बयान को तोड़ मोड़ के अपने तरीके से मीडिया में पेश किया है। राहुल जी ने, मुझे जो लगता है राहुल जी ने ये समझाने का प्रयास किया होगा कि जब एक युवा के पास में रोजगार नहीं होगा, वो बेरोजगार होगा, निश्चित रूप से वो किसी ना किसी गलत रास्ते पे चलने का काम करेगा। राहुल जी ने ये थोड़ी करा है कि हर युवा नशेड़ी हो गया। राहुल जी ने ये बहुत बड़ा आंकड़ा ये भी हुआ कि बेरोजगारी और किसानों ने जिस तरह से लगातार पिछले 3 से 4 साल में आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ा है, वो अपने आप में ऐतिहासिक आंकड़ा रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। पिछली सरकारों में देख लीजिए, ये सरकार कहती थी कि गरीबों की आय दुगनी करेंगे। मुझे बताएं, मैं भी एक किसान परिवार से हूं, मुझे तो नहीं लगता हमारी आय दुगनी हो गई है। हमें तो अपनी फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं जो है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये चुनाव के दरमियान क्यों याद आती हैं? अच्छा, एक बात बताइए, अपने किसानों की बात की, अभी लोकसभा के चुनाव बिल्कुल करीब हैं। ऐसे में किसानों का अचानक फिर से आंदोलन पर आ जाना, और अगर हम बात करें कि शंभू बॉर्डर से लेके सिंगू बॉर्डर तक जो एक बड़ी प्लानिंग है और जिस तरह से कीलें लगा दी गई हैं, पुलिस के माध्यम से बैरिकेड और दीवारें लगा दी गई हैं और तमाम राज्यों की सरकारें रोकने का प्रयास कर रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? और फिर मैं किसान आंदोलन से अगला और अहम सवाल करूँगा। मुझे लगता है कि जब कोई राजनीतिक पार्टी इस देश में सत्ता के अंदर आती है तो सबका अधिकार है अपनी बात को मनवाने का, सबका अधिकार है अपनी बात को रखने का। रही बात आंदोलन की, आंदोलन मुझे लगता है आज से नहीं हो रहा, आंदोलन तो काफ़ी समय से हो रहा है। ये सरकार क्यों गूंगी होके बैठी थी? ये सरकार क्यों गूंगी बहरी होके बैठी थी? इतने लोगों की शहादत इस सरकार ने दे दी है और फिर दोबारा मजबूर आपका उसी किसान सरकार की वजह से शहादत हुई है। इस सरकार की वजह से मैं वही कहना चाह रहा हूं। मगर आप ये बताइए, जब एक चुनाव आता है, एक प्रक्रिया शुरू होती है, तो आम आदमी भी ये चाहता है कि हम अपनी बात मनवाने का, मुझे लगता है इससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता चुनाव के समय में। अच्छा, इसमें एक आरोप लगाया जा रहा है आपकी सरकार पे कि किसानों को जो है लोकसभा जब आप देख रहे थे कि ममता बनर्जी, फिर नीतीश कुमार, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आरएलडी के अध्यक्ष लगातार जब ये पाले से छिड़कते जा रहे थे तो आपको कुछ नहीं मिला, तो उसके बाद किसानों को भड़काने का काम किया कांग्रेस ने, ऐसे आरोप लग रहे हैं। क्या किसानों को कोई भड़काने का काम कर सकता है?
आप मुझे बताइए, क्या किसानों को इतना समय है कि अपना खेत छोड़ के और दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ सके? क्या किसानों की स्थिति, किसानों की आय इतनी मजबूत है? क्या किसान को अच्छा लगता है, मजा आता है कि अपने खेत किसान छोड़ के, खलिहान छोड़ के और वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे? जब उसको मजबूर करोगे तब तो वो कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति में। एक अहम सवाल और भी है, इसके बाद हम आखिरी सवाल पर आएंगे और अहम सवाल पर आएंगे। अभी मैंने एक सवाल किया था कि जिस तरह से पिछली बार से कहीं ज़्यादा मजबूत तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। अगर हम बात करें शंभू बॉर्डर के अम्बाला में, यानी कि हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे उनको रोका जा रहा है पिछले कई दिनों से। एक नौजवान आज सुबह शहीद भी हो गया, उसमें उसको गोली लगी पुलिस की। या जिस तरह से वहाँ पर जिस तरह से वहाँ पर लगातार पुलिस के द्वारा उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के ड्रोन से वो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, या जिस तरह से वाटर कैनन, यानी पिछली बार से शायद 20 गुना ज़्यादा बड़ी मजबूत तरीके से दीवारें, कीले और तमाम चीज़ें, बैरिकेड्स, उसको कैसे देखते हैं? क्या लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार कहीं ना कहीं मरते हुए नजर आ रहा है? नहीं, मैं तो आज मीडिया को आपके माध्यम से बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि इतने खराब लोकतंत्र में, इतनी जहां मीडिया पे पाबंदी सरकार ने लगाई है जो कि कभी हमने भी नहीं देखा। मुझे लगता है आप जैसे लोग जो सच्चाई, जो डाउन टू अर्थ पे, उस पे जाके, ज़मीनी उस पे जाके आप सब लोग इस चीज़ को दिखा रहे हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि प्रशासन तो उसी का चलता है जिसकी सरकार चलती है। मैं प्रशासन को गलत ठहरा ही नहीं सकता। मैं तो ठहरा रहा हूँ केवल और केवल सरकार को। प्रशासन तो वही करेगा जो सरकार करवा रही है। यानी कहने का मतलब ये, प्रशासन ने जो तैयारी करी है वो मौजूदा सरकार के कहने से की है, अगर ये आपका आरोप है। निश्चित। लेकिन एक साथ में बात ये भी है कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि इस बार इसलिए ज़्यादा रोका गया है दिल्ली में ना जाने से, क्योंकि यही वो किसान थे जिन्होंने लाल किले के ऊपर झंडा फहराने की कोशिश की थी। वो आपने देखी तमाम वीडियो, ट्रैक्टर को लाल किले के अंदर घुसा दिया था। जबकि कहीं ना कहीं अगर दिल्ली में, अगर हम बात को दिल्ली के अंदर अगर हम कहें तो रामलीला ग्राउंड के अंदर एक प्रॉपर जगह होती है, एक व्यवस्था होती है जहां पर ये तमाम चीज़ें प्रदर्शनकारियों को जो जगह दी जाती है। तो लेकिन लाल किले के अंदर झंडा फहराना, ये भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि शायद देश के लिए एक बड़ी शर्मनाक बात थी दुनिया के सामने। नहीं। लाल किले पे तो मुझे लगता है एक आम आदमी भी झंडा फहरा सकता है। जो इस देश का नागरिक है, उसको अधिकार है, उसको अधिकार है, वो झंडा फहरा सकता है, चाहे लाल किला हो, चाहे वो अपना खेत में हो। मुझे बात तरीके से ट्रैक्टर वैक्टर लेके तोड़ो फोड़ो, चढ़ो, पुलिस के ऊपर मार पिटाई करो, और पीला झंडा लहराना नहीं। आपने ये तो गलत है कि आपने झंडों का भी बंटवारा कर दिया। मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और रही बात लाल किला पे झंडा फहराने की, तो मुझे लगता है इसमें हम सारे लोग स्वतंत्र हैं, हम इस देश के बाशिंदे हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा अधिकार बनता है। यानी अगर अगली 15 अगस्त को आपको मौका मिलेगा तो आप जरूर जाओगे लाल किले में झंडा? निश्चित रूप से। देखिए, एक बहुत बड़ी बात जो है इस तरह की निकल कर है, बड़ी बेबाकी से जो है तमाम जवाब दिए हैं। अच्छा, क्या तैयारियां होंगी उत्तर प्रदेश में? 17 सीटें जो है आपको मौका मिल रहा है 17 सीटों पर लड़ने का, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन के मामला है तो शायद पूरी 80 की 80 सीटों पर निगाह रहेंगी कांग्रेस की कि कहाँ किसको कैसे समर्थन किया जा सकता है। तो अगर हम मेरठ की बात करें, खासकर यहाँ पर अभी एक बहुत मजबूत बीजेपी के सांसद हैं इस वक्त मौजूदा, और जाहिर सी बात है कि दोबारा टिकट भी उन्हीं का ही होना है जहाँ तक हमें सूत्रों से जानकारी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि आपका जो आपके कैंडिडेट को, आपके प्रत्याशी को किस तरह से कैसे डिफेंड करेंगे? जिस राष्ट्रीय पार्टी में 2 लोग केवल सत्ता चला रहे हों केंद्र की, वहाँ क्या आप कह सकते हैं कि ये मुझे लगता है दोबारा रिपीट करेंगे? जहाँ तक आपने मेरठ की बात की, हमारे सांसद जी की, मुझे लगता है अभी मैं कल एक वरिष्ठ उनके यहाँ बैठा था तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो यही नहीं पता कि आज कैंडिडेट कौन है, कल कैंडिडेट कौन है। अच्छा, जब ये प्रक्रिया इन्हीं की पार्टी के लोग विरोध करते हैं तो मुझे लगता है ये कहना भी गलत है कि दोबारा किसी को कैंडिडेट बनाया जाए। जयंत चौधरी के हालात कैसे देखते हैं? जाटों को किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्योंकि उनके दादाजी को, प्रधानमंत्री जी को, पूर्व प्रधानमंत्री जी को जो है वो भारत रत्न मिल जाता है, जो कि साल में सिर्फ 3 लोगों को मिलता था। इस बार एक्स्ट्रा भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। तो भारत रत्न को कैसे देखते हैं, और जयंत चौधरी का सिनेरियो, और जयंत चौधरी से क्या ये किसान आंदोलन की वजह से बड़ा वोट बैंक छिटक के
ये क्या आपकी झोली में जाएगा गठबंधन की, क्या उम्मीद लगती है? देखिए, जहाँ तक आपने चौधरी चरण सिंह साहब की बात की, इस देश में उनसे बड़ा मुझे लगता है कोई किसान नेता अभी तक तो नहीं हुआ है। जहाँ तक भारत रत्न देने की बात है, भारत रत्न तो मुझे लगता है अब से पहले दे दिया जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं लेट हुआ है। हाँ। और लेट हुआ है तो राजनीतिक कारणों से लेट हुआ है। हाँ। और रही बात, आपने जयंत जी के बारे में सवाल पूछा, इस परिवार की परिपाटी चली आ रही है। अच्छा। पिताजी, हाँ। बेटा भी मुझे लगता है उसी राह पे चल पड़ा है। अच्छा। मगर जयंत जी, आपकी आशाओं से ये इस देश का किसान जुड़ा हुआ है। जयंत जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको विपक्ष में रह के इस देश को मजबूती की ओर ले जाना था, ना कि किसी लाल बत्ती के चक्कर में आपको ये निर्णय लेना था। हम लोग असहमत हैं इस बात से, और पूरा गांव का जाट किसान जो है वो आपसे नाराज है। मीडिया के माध्यम से आखिरी और अहम संदेश आप मेरठ वासियों को, अपने तमाम यूथ को, अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से आने वाले समय में इस लोकतंत्र को अगर बचाना है तो मुझे लगता है गठबंधन को हम लोगों को मजबूत करना होगा। गठबंधन मजबूत होगा तो हमें, मीडिया को, किसानों को, मजदूरों को अपनी आवाज़ उठाने में मुझे लगता है आने वाले समय में परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये युवा नेता मेरठ से और तरुण शर्मा जी थे, जो लगातार जो है एक बड़ी अहम जिम्मेदारी पर हैं कांग्रेस में, और लगातार इन्होंने बेबाकी से हमारे तमाम तीखे सवालों का जवाब दिया। और इस बार मेरा एक वादा था कि हम अपनी इस चुनावी सफ़र यात्रा के अंदर देश भर से उन तमाम युवाओं को जो कहीं ना कहीं अपने सूबे में, कस्बों में मेहनत करते हैं, शायद उनका ज़्यादा इंटरव्यू, ज़्यादा उनकी जहनियत, ज़्यादा उनकी मेहनत आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आपकी जिम्मेदारी है देश के कोने कोने तक इन तमाम खबरों को पहुंचाइए। और कितना सहमत है, कमेंट में राय दीजिए। कैमरा पर्सन शुएब आलम के साथ मैं फुरकान, मेरठ।